पूजा की शादी मथुरा के रहने वाले विपुल से हो जाती है। विपुल का पूरा परिवार मथुरा में ही रहता था। ऐसे ही एक दिन पूजा की सास अंजू पूजा से कहती है, अरे पूजा, होली आने वाली है। हमारे पास बस एक हफ्ते का समय है और जल्दी से पापड़ वगैरह बना लेते हैं दोनों सास बहू मिलकर। होली वाले दिन ये जो तेरा पति है ना विपुल, ये बहुत ड्रामे करता है। इसको पेट भर के होली वाले दिन पापड़, गुजिया और न जाने क्या क्या चाहिए। और अगर ये सब ना मिले ना उसे तो ये बिन पिए शराबी हो जाता है, फिर सारा दिन लड़ता रहता है। अच्छा माँ जी, ऐसी हरकतें भी करते हैं क्या ये? देखने में तो बड़े समझदार लगते हैं और बचपना तो कूट कूट के भरा है इनके अंदर। रात को मुझे कह रहे थे माँ के साथ जाकर ना मार्केट से इनके लिए सबसे बड़ी वाली पिचकारी लेकर आनी है। अरे बहू, ये ना तेरी पहली होली है, तुझे अपने पति की सारी हरकतों के बारे में पता चल जाएगा इस बार। हमारे घर में भले ही छोटा बच्चा ना हो, लेकिन ये जो विपुल है ना, ये किसी बच्चे से कम भी नहीं है। लेकिन माँ जी सच बताऊं तो मुझे ये पापड़ वगैरह बनाना नहीं आता। घर पर मम्मी ही बनाती थी ये सब। मेरा तो कभी मन नहीं लगा इन कामों में, और अचानक से मैं ये सब कैसे करूँगी? अरे तो तुझे अकेले करने के लिए किसने कहा है? मैं हूँ ना तेरी सास, मैं तुझे सारी चीजें सिखा दूंगी। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी सास नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माँ जी, आप जैसा बोलोगे वैसा वैसा करती जाऊंगी। बस फिर पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे। एक काम कर, किचन में जाके ना आलू, चावल, चने की दाल ये सब निकाल दे। मैं पापड़ बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर छत पर बैठकर पापड़ बनाने लगती है। ऐसे ही शाम को विपुल घर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, तुम और पूजा मेरे लिए पिचकारी लेकर आई या नहीं? अब आपको पता है ना कि मैं ऑफिस में काम में लगा रह जाता हूँ। मेरे पास समय नहीं है इन सारी चीजों के लिए। देखा पूजा बहू, आ गया मेरा छोटा बच्चा, पिचकारी की जिद कर रहा है अब। हाँ माँ जी, मैं भी वही देख रही हूँ। हाँ माँ जी, आप कम थी क्या? अब इस पूजा को भी शामिल कर लिया आपने अपने इस मजाक बनाने वाली पार्टी में। क्यों ना करूँ शामिल? अरे मेरे घर की बहू है, इस घर की सदस्य है, और आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्या है विपुल की सच्चाई। क्या माँ, आपको पता है ना मुझे होली खेलना कितना ज्यादा पसंद है, और अब पिचकारी लेकर नहीं आई। मुश्किल से एक हफ्ता बचा हुआ है, कितनी सारी तैयारियां करनी है होली को लेकर, और आप हैं कि अरे माँ जी, और मैं तो अभी आधे घंटे पहले ही फ्री हुए, क्योंकि हम दोनों सुबह से पापड़ बना रहे थे। और इस बार तो माँ जी ने बहुत सारी वैरायटी के पापड़ बनाए हैं। अच्छा, तो मतलब पापड़ बनाया जा रहा है? फिर तो ठीक है, आज नहीं ला पाए तो कल ले आना याद से। हाँ अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरी पिचकारी भी ले आऊंगी और जो जो तुझे चाहिए वो सब कुछ मैं कर लूंगी। वैसे यहाँ होली कैसे खेलते हैं सब लोग? इस बार ना तुम्हें पता चलेगा कि कैसे होली खेली जाती है ससुराल में। हम घर के अंदर घुसकर होली नहीं खेलते, ये पूरा का पूरा गांव भी इसी तरह ही है। आसपास के सभी लोग मिलकर एक जगह होली का आयोजन करते हैं, जहां पर बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीजें होती हैं, सब कुछ होता है। वहां मिलजुल कर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बड़ा मजा आता है मुझे तो होली वाले दिन। वैसे मैंने कभी होली नहीं खेली, मतलब मेरे यहाँ होली खेलते थे, लेकिन मुझे होली खेलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कलर से ना मुझे पिंपल वगैरह हो जाते हैं। मेरी प्यारी धर्मपत्नी, अब तुमको चाहे पिंपल हो या कुछ भी हो, होली तो खेलनी पड़ेगी। ऐसे ही पूजा और अंजू दोनों शाम को मार्केट जाती हैं, जहां उनको एक पड़ोसन मिलती है और वो पड़ोसन कहती है, अरे अंजू बहन, इस बार तो बहू की पहली होली की तैयारी जोर जोर से चल रही होगी। हाँ बहन जी, मार्केट जा रही हूँ, तैयारी चल रही है ना होली की। अच्छा चलो ठीक है, इस बार ना आसपास के सभी लोग मिलकर बढ़िया ही शानदार तरीके से होली मनाने का सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, होली ही ऐसा त्योहार है जहाँ सब लोग एक हो जाते हैं। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा ठीक है। अंजू और पूजा दोनों मिलकर मार्केट से खूब सारा होली का सामान ले आती हैं। शाम को जब विपुल घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, सारा सामान ले आए क्या होली का? हाँ बेटा, सारा सामान ले आई। तो माँ, पिचकारी कहाँ है? अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई तेरी पिचकारी लाना। अच्छा तू चिंता मत कर, कल पक्का ले आऊंगी। क्या माँ, आप भी ना इतनी ज्यादा भुलक्कड़ हो गई हैं, पिचकारी नहीं लाई गई अब से? अरे बेटा, दिमाग से निकल गया ना, क्या करूँ, बुढ़ापा आ चुका है, छोटी छोटी बात अब याद नहीं रहती। पूजा, माँ को तो बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन तुम्हें क्या आ रहा है कि तुम भी भूल गई? माँ के साथ गई थी ना मार्केट तुम भी। अरे वो दरअसल बात ये ना कि बहुत सारा सामान लेना था, फिर मम्मी और मैं हम दोनों भूल ही गए कि पिचकारी लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में छोटा सा बच्चा है।
अगर पिचकारी नहीं आई ना तो देखना कि मैं इस बार होली कैसे खेलता हूँ। विपुल की बचकानी हरकत से अंजू और पूजा को बहुत ज्यादा हंसी आती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और देखते ही देखते होली का दिन नजदीक आ जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल था, हर तरफ पूरा माहौल रंगों में रंगीन था। अंजू और पूजा सुबह से ही रसोई में अलग अलग तरह के होली के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी विपुल अपनी माँ और पूजा से कहता है, आप दोनों मेरे लिए पिचकारी लेकर नहीं आए, फिर अब देखो किस तरह से होली खेलता हूँ मैं अब। अरे बेटा मैं तो भूल ही गई, गुलाल वगैरह है ना, तू उसी से होली खेल ले। जरूरी तो नहीं ना कि छोटे बच्चे की तरह पिचकारी से खेलेगा तभी होली मनेगी तेरी। अब तो बड़ा हो गया है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ मिलकर होली खेलने के लिए बाहर जाती हैं। आसपास के सभी लोग एक दूसरे को कलर लगाए रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर 2-4 भैंस आ जाती है और वो भैंस उसी माहौल में खूब सारा गोबर कर देती है। ये देखकर विपुल को बहुत गुस्सा आता है और वो गोबर उठाकर अपनी पत्नी पूजा को लगाते हुए उससे कहता है, ये लो मेरी धर्म पत्नी पिचकारी ना लाने का नतीजा। हैप्पी होली। ये होली तुम्हें हमेशा याद रहेगी। अब खेलो गोबर से होली। अब आप भी देखो कि कैसे खेलते हैं होली। इस तरह से विपुल और पूजा दोनों गोबर से एक दूसरे को होली मुबारक कहते हैं। तभी वहाँ अंजू आ जाती है और अंजू भी गोबर उठाकर विपुल और पूजा को लगाने लगती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग गोबर से होली खेलने लगते हैं। इस तरह से होली का त्योहार हंसी खुशी वो सभी लोग मिलकर एंजॉय करते हैं। सुनैना एक गरीब बुढ़िया थी जिसके पास केवल एक ही बकरी थी। वो अपनी बकरी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि मरने से पहले उसके पति ने उसे शादी की सालगिरह में ये बकरी गिफ्ट के तौर पर दी थी। और खुशी की बात तो ये थी कि उसकी बकरी माँ बनने वाली थी। अरे मेरी प्यारी बकरी, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी। तू अब माँ बनने वाली है और मैं पहले से ही एक माँ हूँ, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि ऐसे समय में तेरा कितना मूड बदलता होगा। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब तेरे साथ साथ तेरे होने वाले बच्चे का भी ख्याल मैं ही रखूंगी। इसीलिए तुझे सबसे पहले खाना खाना पड़ेगा। अब क्या मैं ही करती रहेगी या इसे खाएगी भी? देख मैं अभी अपने बेटे राज को फटकार लगाकर आ रही हूँ और जब तक मैं उसे फटकार लगाकर आऊँ तब तक तू अपना सारा खाना खा लेना, ठीक है ना? राज सुनैना का इकलौता बेटा था। सुनैना जितना प्यार अपनी बकरी से करती थी उतना ही प्यार अपने बेटे राज से भी। राज की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी पर अब तक राज कोई काम नहीं कर रहा था और सुनैना को यही चिंता सता रही थी। राज बेटा तू कब समझेगा? तू हमेशा आवारा लड़कों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अरे अब तू बड़ा हो चुका है और तेरी माँ बुढ़िया हो गई है और मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दिन रात काम करती रहूं। अब तो हमारी बकरी भी माँ बनने वाली है और मेरे पास और ज्यादा काम हो चुका है। माँ, तुम्हें लगता है कि मैं आवारा लड़कों के साथ केवल घूमता रहता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं तो काम की तलाश में ही रहता हूँ पर मुझे काम ही नहीं मिल रहा। अगर तू सच में काम करना चाहता है तो ठीक है, कल मैं सरपंच जी से बात करूंगी। उन्होंने मुझे बताया था कि तेरे लायक उनके पास कोई काम है। अब सुनैना राज के लिए काम ढूंढ लेती है। अब ना चाहते हुए भी राज को काम करना पड़ता है। काम करने के साथ ही राज के कंधों पर घर की जिम्मेदारियां भी आ जाती है। अब राज पहले से काफी सुधर जाता है। ये सब देखकर सुनैना को बहुत अच्छा लगता है और एक दिन गांव के बूढ़े चाचा सुनैना से मिलने उसके पास आते हैं। अरे सुनैना बिटिया, अब किस चीज का इंतजार है तुम्हें? अब कब कराओगी राज बिटवा की शादी? बस काका, जैसे ही कोई सुंदर सुशील लड़की मिलेगी मैं अपने राज का हाथ पीला कर दूंगी। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी राज की शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। वैसे भी मेरी बकरी माँ बनने वाली है और मेरे घर में बहुत सारा काम है। मैं बूढ़ी अकेली इतना सब कैसे कर पाऊंगी? मेरे घर में अगर बहू आ जाएगी तो मेरा थोड़ा हाथ बटा देगी, वो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे सुनैना बिटिया, मेरी नजर में करिश्मा नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। बस उसी के रिश्ते की बात करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, पर तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से ही प्लान बनाकर बैठी हो कि लड़की मिलते ही राज बेटे की शादी तुरंत करवा देनी है। अब क्या था, अब राज सुधर चुका था और सुनैना की नजर में करिश्मा नाम की बेहद ही सुंदर और सुशील लड़की उसे मिल चुकी थी। अब बिना कोई देरी करे सुनैना राज की शादी करिश्मा से करवा देती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब अच्छा चल रहा होता है।
करिश्मा भी अपनी सास और घर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, मैंने तेरे बारे में जितना सुना था ना, तू वैसी ही गुनी है। मेरे घर को तूने बहुत अच्छे से संभाला है। बस मैं तुझसे एक और विनती करती हूँ कि तू अब मेरी बकरी को भी अच्छे से संभाल ले। क्या बकरी? हे माता रानी, अब ससुराल में इस बुढ़िया के साथ साथ इस बकरी को भी संभालना होगा क्या? मुझे जानवरों से कितनी घिन आती है। कहाँ फंस गई तू करिश्मा? अच्छा, तो तू यही सोच रही है ना बहू कि तुझे इस घर में आए हुए 1 हफ्ते हो गए, लेकिन तूने अभी तक बकरी नहीं देखी। तूने बकरी इसलिए नहीं देखी बहू, क्योंकि मैंने बकरी को घर के पीछे बांध रखा है। क्योंकि हमारी जो बकरी है ना, वो गर्भवती है, इसीलिए मैंने उसे उसके छोटे घर में रख रखा है। और मेरी बकरी का आखिरी महीना चल रहा है। ऐसे समय में बकरी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। समझ आया तुझे? और मैं नहीं चाहती कि मेरी बकरी को किसी की नजर लगे, क्योंकि तू तो जानती है शादी ब्याह का घर था और न जाने कितने लोग घर में आए थे। अगर किसी की नजर लग जाती मेरी बकरी को तो इसलिए मैंने उसे घर के पीछे उसका एक छोटा सा घर बनवा दिया और उसी में अपनी बकरी को बांध दिया। चल बहू, मैं तुझे अपनी बकरी दिखाती हूँ। इस तरह से सुनैना करिश्मा को बकरी के पास ले जाती है। जैसे ही करिश्मा बकरी के घर में जाती है, वहाँ की गंदगी और बदबू देखकर उसका दम घुटने लगता है। हे भगवान, ये कितनी बदबू आ रही है। बकरी की बच्ची ने तो हर जगह पोटी कर रखा है। पैर रखूं तो कहाँ रखूं? ऊपर से ये मक्खियाँ परेशान करके रख दिया है। ये है हमारी बकरी, अब तुझे ही इसका ख्याल रखना पड़ेगा। समय पे इसको खाना खिलाना है, इसके घर की सफाई करनी है, और जब इसका बच्चा हो जाएगा तो तुझे इसका दूध भी निकालना है। जी माँ जी। करिश्मा सुनैना से कह देती है कि वो घर का और बकरी का अच्छे से ख्याल रखेगी, पर करिश्मा ऐसा नहीं करती और सुनैना के काम पर जाते ही घर का काम खत्म करके आराम से लेट जाया करती और बकरी को उसकी हालत पर छोड़ देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनैना जब देखती है कि करिश्मा ने बकरी का जरा भी ख्याल नहीं रखा, तो उसे अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू को बकरी के पास ले जाकर वहाँ की गंदगी उसे दिखाती है। बहू, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी बकरी माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी तूने उसे खाना नहीं दिया। अगर मेरी बकरी को और उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो? सुनैना अपनी बहू को सुना ही रही होती है कि तभी बकरी दर्द में तड़पने लगती है। बकरी को दर्द में तड़पता देख सुनैना बकरी का ख्याल रखती है और बहुत जल्द बकरी एक बकरे को जन्म देती है, जिसके बाद बकरी का काफी दूध होता है और अब सुनैना अपनी बकरी का खुद ही ख्याल रखने लगती है। चूचू चिड़िया की कहानी। मोनू तोता बहुत ही गरीब था। वो घर को चलाने के लिए एक घर में साफ सफाई का काम करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चिंकी चिड़िया था। मोनू को हमेशा से चिंकी की शादी की चिंता सताती थी। ऐसे ही एक सुबह मोनू की तबीयत खराब हो जाती है। मोनू एक हवेली में साफ सफाई का काम करता था। तबीयत खराब होने के कारण मोनू काम पर नहीं जाता था और हवेली की मालकिन मेनका कबूतरी को अपने घर में मोनू की जरूरत थी। मोनू बीमार था, जिस कारण वो नहीं जा सकता था और उसके बदले मेनका कबूतरी की हवेली में चिंकी चिड़िया जाती है। चिंकी चिड़िया मेनका के घर जाकर कहती है, मालकिन, वो दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके बदले में मैं यहाँ काम करने आई हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे घर के सारे काम आते हैं। खाना, कपड़ा, बर्तन, साफ सफाई, सब कुछ। और यहाँ तक कि सिर की भी बहुत अच्छी चंपी करती हूँ मैं। अगर मैं आपके सिर की चंपी करूंगी ना, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अरे तुम तो बड़ी प्यारी हो। ऐसा करो, जल्दी से घर का सारा काम करके मेरे कमरे में आ जाना। मुझे तुमसे चंपी करवानी है। हाँ, इस तरह से चिंकी मेनका के घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती है, सफाई करती है और थोड़ी देर बाद चिंकी मेनका के कमरे में जाती है और उसकी सर में चंपी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में मेनका को बहुत गहरी नींद आ जाती है। चिंकी भी वहीं बैठी रहती है। जब मेनका की आंख खुलती है तो मेनका चिंकी से कहती है, अरे शाम के 6 बज के, तुम अभी तक घर नहीं गई? मालकिन, मैंने आपकी चंपी करी और फिर आपको बहुत गहरी नींद आ गई, फिर आप सो गए। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपके जगने तक का इंतजार कर रही थी। अरे पागल, तुझे घर भी तो जाना है। कितनी देर हो गया? रुक, मैं अपने बेटे कालू को बुलाती हूँ, वो तुझे घर छोड़ देगा। तभी वहाँ कालू आ जाता है और कालू कौवा चिंकी चिड़िया को अपने साथ बाइक पर बैठाकर उसे उसके घर छोड़ देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब चिंकी मेनका के घर के साफ सफाई का काम करने आती।
मेनका को चिंकी से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है क्योंकि चिंकी दिल की बहुत अच्छी और साफ थी। तो वहीं दूसरी तरफ कालू भी चिंकी चिड़िया को बहुत पसंद करने लगता है। वो मन ही मन चिंकी से प्यार करता था, लेकिन अपनी दिल की बात उससे कहने से हमेशा डरता। ऐसे ही एक दिन चिंकी मेनका और कालू के लिए गाजर का हलवा बनाती है। गाजर का हलवा कालू का फेवरेट होता है। कालू को गाजर का हलवा बहुत ही पसंद आता है, जिस पर कालू अपनी माँ के सामने ही चिंकी से कहता है, अरे वाह चिंकी, तुमने तो गाजर का हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया। सच में तुम्हारा हस्बैंड ना बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत होगा जिसे तुम मिलोगी। अब इतना टेस्टी खाना अगर रोज रोज मिले तो हस्बैंड रेस्टोरेंट या होटल का खाना तो बंद ही कर देगा। अच्छा, मुझे ना मेरी माँ ने खाना बनाना सिखाया था और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद भी है। इस तरह से कालू और चिंकी दोनों मेनका के सामने खूब सारी बातें करने लगते हैं। मेनका को मन ही मन दोनों को देखकर बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही एक दिन मेनका मोनू तोता के घर जाती है और कहती है, अरे मोनू, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारी बेटी ना बहुत ज्यादा पसंद है। खाना तो इतना टेस्टी बनाती है कि हमारे राजस्थान का बावर्ची भी फेल हो जाए। हाँ मालकिन, आपने तो ये बहुत ही सही बात की। चिंकी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बल्कि वो तो हर काम में निपुण है। देखो, अब मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम चिंकी की शादी मेरे बेटे कालू से करवा दो। अरे मालकिन, आप कहाँ? आप आसमान, कहाँ हम जमीन। आपका हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें भी भगवान ने बनाया, मुझे भी भगवान ने बनाया। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। बाकी शादी का कैसे इंतजाम करना है वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मालकिन, वैसे कहाँ बिहार साइड के, कहाँ राजस्थानी। आपका और हमारा तो कोई मेल ही नहीं, ना ही बिरादरी और ना ही हमारा ओहदा मिलता है। भाई, हम भले ही राजस्थान साइड के, लेकिन कहते हैं ना, बेटियों की कोई जात नहीं होती। और जब तुम्हारी बेटी की शादी हमारे घर में हो जाएगी तो वो भी राजस्थान की हो जाएगी ना। और मुझे लगता है कि हमारे घर में वो बहुत खुश रहेगी, क्योंकि चिंकी कालू के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई है और शायद उन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। मालकिन, आप एक बार अच्छे से सोच लेना, क्योंकि आपको ना पूरा समाज बहुत ज्यादा ताने देगा कि आपने एक नौकर से शादी की। अरे मोनू, मैं नौकर से रिश्ता नहीं जोड़ रही हूँ, बल्कि एक सच्चे मन और साफ दिल से रिश्ता जोड़ रही हूँ। तुम्हारी बेटी बहुत ही अच्छी और समझदार है, इसीलिए मुझे अपने घर के लिए चिंकी जैसी बहू चाहिए थी। और चिंकी तो मुझे हर काम में परफेक्ट लगती है। ठीक है मालकिन, एक बार मैं चिंकी से बात कर लेता हूँ। अब इस बारे में मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्या है क्या नहीं। ऐसा ना हो कि उसको कोई और पसंद हो। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एक बार तुम चिंकी से बात कर लो। ऐसे ही मोनू चिंकी से इस बारे में बात करता है और कहता है, बेटा, मालकिन आई थी, तेरी शादी की बात कर रही थी। वो चाहती है कि उनके बेटे से तेरी शादी हो। तुझे कालू पसंद है ना? और मालकिन तुझे बहुत पसंद करती है। तू क्या चाहती है बेटा? ऐसे पिताजी, सच बताऊं तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य वाली बात है कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है, जिस घर में लोग रिश्ते और प्यार को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। इतना अमीर होने के बाद भी उनके अंदर किसी न किसी चीज का कोई घमंड होता है, लेकिन इनको कोई घमंड नहीं। और अगर मेरी शादी इस घर में होती तो मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हूँ पिताजी। ये बात तो तूने बिल्कुल सही की। मालकिन दिल की बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी भी मुझे नौकर वाला दर्जा नहीं दिया, बल्कि हमेशा परिवार का हिस्सा समझा था। हाँ पिताजी, और सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मेरी शादी उस घर में होती है तो मालकिन मुझे बेटी की तरह प्यार करेंगी। बहुत ही ज्यादा केयर करती है वो मेरी। यानी कि तू शादी के लिए तैयार है? फिर मैं जल्दी से जल्दी मालकिन को इस बारे में बताता हूँ और तेरी डोली बिहार से उठकर सीधा राजस्थान जाएगी। इस तरह से मोनू और चिंकी हंसी खुशी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। मोनू और मेनका को शादी के लिए हाँ कर देता है और अब जोर शोर से चिंकी और कालू की शादी की तैयारियां चल रही थी और बड़े ही धूमधाम से चिंकी और कालू की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। चूचू चिड़िया की कहानी।
मोनू तोता बहुत ही गरीब था। वो घर को चलाने के लिए एक घर में साफ सफाई का काम करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चिंकी चिड़िया था। मोनू को हमेशा से चिंकी की शादी की चिंता सताती थी। ऐसे ही एक सुबह मोनू की तबीयत खराब हो जाती है। मोनू एक हवेली में साफ सफाई का काम करता था। तबीयत खराब होने के कारण मोनू काम पर नहीं जाता था और हवेली की मालकिन मेनका कबूतरी को अपने घर में मोनू की जरूरत थी। मोनू बीमार था जिस कारण वो नहीं जा सकता था और उसके बदले मेनका कबूतरी की हवेली में चिंकी चिड़िया जाती है। चिंकी चिड़िया मेनका के घर जाकर कहती है, मालकिन, वो दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके बदले में मैं यहाँ काम करने आई हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे घर के सारे काम आते हैं। खाना, कपड़ा, बर्तन, साफ सफाई, सब कुछ। और यहाँ तक कि सिर की भी बहुत अच्छी जंपी करती हूँ मैं। अगर मैं आपके सिर की जंपी करूंगी ना तो आपको नींद भी